नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं सन 2024 के सेट वन से। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर जो है कन्वेक्स मिरर से प्लेस्ड है, और उसकी फोकल लेंथ, जो कन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो पोजीशन बताइए इमेज की क्या होगी। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? तो कन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमेज इधर है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर प्लेस्ड है, और क्योंकि ये कन्वेक्स है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इधर की तरफ होगी, जो कि 15 सेंटीमीटर की पे है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस में होगी और ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। यू माइनस हो जाएगा। तो इसमें वी की वैल्यू हमें बतानी है कि वी क्या है। तो वी के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला है हमारा। तो यहाँ से 1/v कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यूज रख सकते हैं। तो 1/15 माइनस 1/-10, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 प्लस 1/10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 30 को 15 से डिवाइड किया 2, और यहाँ पे 3, तो 5/30। 5 × 5 6 30। तो ये कितना हुआ, 1/v। और यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि प्लस में होगी। दैट मीन्स कि इसकी जो इमेज है वो यहाँ इधर की साइड इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी, यानी कि पोल और फोकस के बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स each of 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे तीन रजिस्टर दे रखे हैं, R1, R2, R3, जो कि तीनों के तीनों 6 ओम के बराबर है। अब हमें कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना है कि ये 9 ओम जो है, आर इक्विवेलेंट जो है वो 9 ओम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर दो रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कर दें इस तरीके से, और उसके साथ ये इसको जोड़ दें, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है इसके साथ ये, तो 6 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आ जाएगा। तो आर इक्वलेंट 1 इसको मान लेते हैं। तो 6 × 6 अपॉन 6 प्लस 6, 36/12। ये 3 ओम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। R1 R2/R1 प्लस R2 फार्मूला हमने लगा दिया। 3 ओम ये आ गया यहाँ पे, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 3 ओम एंड 6 ओम। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारे पहली बार में कोई इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके अलावा आप इसको करके देख सकते हैं बाकी कॉम्बिनेशंस के लिए भी। छः तीनों जो हैं, तीनों को अगर हम पैरेलल में करेंगे तो उसके आंसर क्या होंगे, और अगर तीनों को सीरीज में करेंगे तो उसके आंसर क्या होंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 25 का ही पार्ट है, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो इसमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो रजिस्टर ऑफ 2 ओम मतलब इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है R1 1 ओम, R2 2 ओम एंड वोल्टेज 6 वोल्ट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे, क्योंकि R1 और R2 सीरीज में है, तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 ओम, ठीक है।
3 ओम आ गया। अब आई निकल जाएगा यहाँ से, तो V इजकल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो यहाँ से आई जो होगा वो V अपॉन आर हो जाएगा। और V 6 है, आर 3 है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई जो है थ्रू आउट द सर्किट सेम होती है, जबकि वोल्टेज जो है हर एक रजिस्टर के बाद चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन है पावर निकालने के, तो या तो हम P इजकल टू वी आई कर दें, ठीक है। वी आई में जो वोल्टेज होगी वो 2 ओम वाली लेंगे, यानी कि इसको V2 लेना पड़ेगा, 6 वोल्ट हम नहीं ले सकते, ठीक है। आई सेम रहेगा 2 एम्पियर, या तो हम ये करें, या फिर हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पियर, तो इस V को भी करंट की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो P इजकल टू क्या कितना आ जाएगा, V इजकल टू आई आर होता है, तो आई आर इंटू आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और हम कौन से रजिस्टर के लिए देख रहे हैं, 2 ओम के लिए, तो 2 ओम के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 ओम ही डालेंगे। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, वो आ जाएगी 8 वाट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। और इसमें फिर पूछा है कि हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये दो क्वेश्चन हैं 2 मार्क में, यानी कि एक एक लाइन का इनका आंसर होने वाला है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। रीजन क्या है, अगर वो क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि सपोज इस तरीके से है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपास की जो सुई है, यानी कंपास, अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन है वो एक ही होती है, एक एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होती। तो वहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कि दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है उसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ एक होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बराबर स्ट्रेंथ की हो, यानी कि उनके जो मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई दें, ठीक है, और वो सारी की सारी पैरेलल हों, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है, जिसे हम जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम गिवन ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक आई का डायग्राम है ये, इसमें ये हमारे आई का जो लेंस है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेटिना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, फोकस नहीं कर पा रही है, ये फोकस कर रही है पीछे, है ना, तो इमेज जो है यहाँ पे बन रही है। और इसमें दो जो है नियर पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो नियर पॉइंट जो ये वाला है, एक ये है और एक ये है, तो ये वाला जो है दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि नियर पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तो जो कि नॉर्मल आई के 25 सेंटीमीटर के नियर पॉइंट से काफ़ी आगे है, यानी काफ़ी दूर है। तो इसमें मतलब कि आई में डिफेक्ट है, तो कौन सा है, तो नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो जब इमेज का फोकस जो है यहाँ पे रेटिना से पीछे बनता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बेसिकली फार साइटेडनेस होती है, ठीक है। तो फार साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। फार साइटेडनेस का जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है
हाइपरमेट्रोपिया, ये इसका नाम हो गया। तो ये जो डिफेक्ट है उसका आंसर ये हो गया। रीजन जो है डायग्राम से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी जो फोकस है वो यहाँ पे हो रही है पीछे, ना कि रेटिना पे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसकी दो कॉजेज बताइए, यानी कि दो रीजन बताइए कि ये डिफेक्ट होता क्यों है। तो इसके दो रीजन जो हैं क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, यानी कि इस डिफेक्ट से क्या दिक्कत होती है, रीजन नहीं कॉज। तो इसमें क्या होगा कि एक तो यहाँ पे जो फोकस है वो ज़्यादा दूर बनेगा, है ना, यानी कि जहाँ पे होना चाहिए था उससे भी पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का, एक हो जाएगा कि फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ जो है टू फार या फिर टू लॉन्ग, ठीक है। तो टू फार और टू लॉन्ग। और इसका सेकंड रीजन क्या हो सकता है, सेकंड जो कॉज है वो क्या हो सकती है, सेकंड कॉज होगी यहाँ पे कि जो इसकी ये प्रॉब्लम किस लिए होती है। तो ये जो आई बॉल होती है, ये जो लेंस होता है, ये थोड़ा सा यहाँ की जो मसल्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो मोटी होने की वजह से इसका जो फोकस है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फोकस पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है यहाँ पे। तो इसका सेकंड रीजन पूछा तो पहले वो लिख लेते हैं, आई बॉल बिकम्स थिक एट सेंटर एंड टू स्मॉल ड्यू टू वीक सेलरी मसल्स, ठीक है, वीक मसल्स, ये हो गया। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक लेंस लगा दें, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दें इन सच अ वे कि इस कन्वेक्स लेंस की जो पावर है, जो फोकल लेंथ है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे आए, ठीक है। यानी कि इसमें ये लेंस चश्मे में लगाने के बाद ये सीधा सीधा रेटिना पे फोकस करे, और इसका जो फार साइटेड पॉइंट है, फार साइटेड पॉइंट कह रहा हूँ मैं, इसका जो नियर पॉइंट है वो भी करेक्ट हो जाए, वो भी जहाँ पे नेचुरली होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, वहाँ पे आराम से हो जाए। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एंड स्टेट द रूल, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जो है तो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, तो पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। सपोज ये एक तार है, सीधा तार है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है, इसमें कौन सा रूल लगता है, इसमें राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल लगता है। जब करंट ऊपर जाता है, या फिर इसको ऐसे कह ले कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो करंट ऊपर की तरफ जाता है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ठीक है। तो ये कौन से रूल की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है, ये होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये कॉर्क स्क्रू रूल जो है इससे भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कॉर्क स्क्रू रूल क्या है कि जैसे हम स्क्रू को जो टाइट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो स्क्रू जब टाइट होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और वो टाइट होता है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, और जब वो लूज होता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है और वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो नीचे और ऊपर की डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। सेकेंड, force experienced by a current carrying straight conductor placed
इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। अब यहाँ पे तो यहाँ पे इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा भाई, तो इसमें सीधा सीधा जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा, क्योंकि इसमें तीन क्वांटिटी हैं, तीन पैरामीटर्स हैं। राइट हैंड रूल में सिर्फ दो पैरामीटर होते हैं, लेकिन इसमें तीन पैरामीटर हैं। तो फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जब हम अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं, तो इसमें ये सपोज एक फिंगर होगी, दूसरी फिंगर यहाँ हो गई, और इन तीनों के परपेंडिकुलर जो है ये हो गया। तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, और ये जो है आपस में इसके परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से तीन पैरामीटर होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे थंब है, ये थंब है, तो थंब की क्या बता रहा है यहाँ पे, ये फोर्स को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये फोर्स हो गया हमारा। करंट जो है, सपोज ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ पे करंट हो जाएगा। तो ये आपस में तीनों पैरामीटर जो हैं आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर एक ही रूल से अगर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, तो वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करो, और इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन के साथ साथ इसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है हमको, ठीक है। तो हम्म तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो है बेसिकली ओके, इसमें बोला डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है हमें, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट, यानी कि जिस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन द टोटल टाइम, अपॉन द टाइम। ओके, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। तो ये होती है इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए फॉर्मूला होता है P इजकल टू वी आई, और यहाँ पे अगर I को V अपॉन आर कर दें, तो ये हो जाएगा V इंटू वी अपॉन आर। तो यहाँ से पावर जो हो जाएगी वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी। ये इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बोला है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि डिजाइन किया गया है, वर्क्स ऑन द मेंस वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में वोल्टेज दे रखी है हमें 220, और इसमें जो है ये 5 घंटे में 11 यूनिट ख़त्म करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रखी है हमको। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी दे रखी है, कंज्यूम्ड 11 किलोवाट आवर, क्योंकि 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो ये 11 किलोवाट आवर यानी कि 11,000 वाट आवर की इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। और ये कितने घंटे में खर्च हो रही है, 5 घंटे में। तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, पावर रेटिंग वो कितनी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी यूज हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन द टाइम। तो 11,000 वाट आवर अपॉन टाइम कितना है, 5 आवर।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 वाट। ये इसकी रेटिंग हो गई ओवन की। अब इसमें क्या पूछा है, और इसमें पूछा है कि करंट बताओ। तो करंट क्या होगा, अब हमें पता है P इजकल टू वी आई होता है। तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, P अपॉन वी। P हमने अभी निकाला है जो कि 2200 है, V हमें दे रखा है जो कि 220 है। तो आई कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करंट का। अब इसमें पूछा है कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए देखो सीधा सीधा भी लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से R इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ जाएगा। या फिर पावर का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, तो पावर वी स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो जो मर्जी करें, तो इससे कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 220 वोल्ट है और करंट कितना है, अ, ये 10 एम्पियर है। ठीक है, तो 22 ओम यहाँ से आ गया, और अगर यहाँ से करें तो कितना आ जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 2200। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये 10 आएगा, और इसे यहाँ काटेंगे तो यहाँ से भी ये 22 ओम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे जो है किस जैसे मन करे वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है, ऑप्शनल है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है कि राइट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A। यानी कि कोई सिलिंड्रिकल शेप में कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके से, इसकी लेंथ कितनी है, L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है रो। ओके, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इसमें इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो जो आर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, तो यहाँ से जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम तो क्या हो जाता है, आर इज एल अपॉन ए, और R is equal to rho L upon A, where rho is what, resistivity, resistivity of a material। ठीक है, resistivity of a conductor material, ये हो गया। तो यहाँ से अगर इसको लिखें तो resistivity के लिए अगर लिखेंगे तो R इंटू ए अपॉन एल हो जाता है ये। ठीक है, और R की यूनिट कितनी होती है, ओम होती है। ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और एल वो मीटर होता है। ठीक है, मीटर से मीटर कटा, तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और ओम मीटर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। यानी कि एल दे रखा है, आर दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो इस फॉर्मूले में रख लेंगे इसको यहाँ पे। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, रो आर कितना है, 60 ओम दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद एरिया कितना है इसका, एरिया दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, तो ये 3 मीटर हो जाएगी यहाँ पे। तो ये 3 मीटर हुई, इसको काट दो इससे, ये 20 हुआ, 24 जा 80, 80 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, और 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये
तो ओम मीटर, ये इसकी रजिस्टिविटी आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी विद बी अफेक्टेड इफ द वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, ना कि मटेरियल की डायमेंशन पे। मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसकी डायमेंशन पे नहीं, तो इसलिए ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी और ये चेंज नहीं होगी, यानी कि रजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। ओके, तो ये हो जाएगा, नेचर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द मटेरियल, और हर एक मटेरियल की, हर एक कंडक्टर की रजिस्टिविटी अलग होती है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, रजिस्टिविटी सीरीज भी होती है, कंडक्टिविटी सीरीज, रजिस्टिविटी सीरीज, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्टिविटी कम होती है वो होती है सिल्वर की, और कंडक्टिविटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की, ठीक है। तो ये सीधा सीधा मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी डायमेंशन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें क्या बोला है, इसमें तीन केस दे रखे हैं, तीन मिरर हैं ए बी सी, तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है, और तीनों का जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे रखी है, यानी कि इन तीनों लेंस पे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखे हैं वो दे रखे हैं। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है? इन विच ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो ये है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ यानी कि तीनों जो है यहाँ पे ये कनकेव मिरर्स हैं। कनकेव मिरर बोले तो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे हैं। अब पहले केस में क्या है, फोकल लेंथ कितनी 20, तो यहाँ पे एफ 20 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो फोकस है वो यहाँ पे है 20, और इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये एफ है, ये आर है, आर यहाँ पे कितना होगा 40 होगा, तो ये 45 यहाँ रखी हुई है, यानी कि इससे भी पीछे रखी हुई है, तो ये 45 पे यहाँ पे रखी हुई है। तो इसका जो साइज हो जाएगा, तो मिरर ए में डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, मिरर ए में डिमिनिश्ड होगा यहाँ पे। अगर इसको बनाए यहाँ पे, तो सपोज ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ से पैरेलल गई, पैरेलल जाके ये फोकस से जाएगी ऐसे, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये फोकस से गई ऐसे, फोकस से गई, तो ये यहाँ से पैरेलल आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, तो ये इमेज हमेशा इससे छोटी बनेगी, ठीक है, यानी कि एच ओ, ये एच आई है, तो एच आई इस केस में एच ओ से छोटा होगा, यानी कि ये छोटी बनेगी। क्योंकि बाकी दो में देखें तो बाकी में क्या है कि फोकल लेंथ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे है, यानी कि फोकस का जस्ट डबल, और ये फोकस लेंथ से भी पहले है। तो इसमें इन दोनों केसेस में इमेज बड़ी बनेगी। इसके लिए आप जो है इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, रे डायग्राम है, वो रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये पहला हो गया। सेकंड, लिस्ट ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस टू। केस टू कौन सा है, मिरर बी। तो मिरर बी में क्या है, फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है। तो वो अगर इसी में हम देखें, यहाँ पे ये यहाँ पे होता है ऐसे, तो
बी के लिए, तो इसकी इमेज भी जो है यहीं पे बनेगी, है ना, यानी कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। क्यों? क्योंकि ये आर पे है ऑब्जेक्ट ऐसे, तो ये जब यहाँ से जाएगा तो ये फोकस से होकर जाएगा बिल्कुल ऐसे, ठीक, और ये यहाँ से जो है इधर आएगा, ये ऐसे जाएगा। हम्म, ठीक है, ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये जो मिलेंगे वो लगभग मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेंगे, तो जितना एच ओ था उतना ही एच आई हो जाएगा, तो ये दोनों का साइज सेम हो जाएगा केस बी में, ठीक है। तो केस बी हो गया ये। अब इसमें थर्ड पार्ट है न्यूमेरिकल। हाँ, थर्ड पार्ट जो है न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, इसमें थर्ड पार्ट में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से एक करना है। तो व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर सी, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 है और ये 30 है, यानी कि फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये है मिरर, इसमें ये फोकस है एफ, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पे, एफ है 30, ठीक है, ये 30 है, और जो ऑब्जेक्ट है वो करीब करीब यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, तो ये पैरेलल लाइन सीधे सीधे ऑब्जेक्ट से होके इधर चली जाएगी, ओके। और जो दूसरी है वो कैसी होगी, वो कुछ कुछ इस तरीके से होगी कि एक रे जो है यहाँ से ऐसे वो इधर से निकल जाएगी, ओके। तो ये इधर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों जो हैं आगे चल के दूर जाएंगी, मिलेंगी नहीं, है ना। ये जो दोनों दूर जाएंगे, स्केल से इसको ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूर जाएंगे इसका क्या मतलब हुआ कि ये रियल में नहीं मिलेंगी, ये पीछे की तरफ जो है ऐसे मिलेंगी, ओके। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, और वो इरेक्ट बनेगी, और वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और बिग बनेगी साइज में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सी का। अब सी का जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ये। तो कनकेव मिरर है, यही वाला मिरर है, यानी कि फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी। तो थर्ड बी पार्ट, तो यहाँ पे एफ दे रखा है -12, और यू कितना है, वो -18 हो गया, और वी का बताना है, वी बताना है, वी कितना है। तो वी कितना होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f-1/u, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें 1/v हम कर लेंगे तो 1/f1 मतलब -1/12, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/18, ठीक है। 18-12 का जो एलसीएम है वो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2, तो -1/36, तो v जो है वो -36 आएगा, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है वो -36 होगी। तो इस तरीके से ये 36 सेंटीमीटर बनेगा थर्ड केस में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 36 मतलब इधर की साइड बनेगा, तो -36 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनेगा ये, जो ये न्यूमेरिकल है। तो इसको आप देख सकते हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बाद में देखे तो जो कि एमसीक्यू हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ at what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as object on the screen, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया इस तरीके से,
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हमें बताया कि अगर एक केस है जिसमें फोकस लेंथ के पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है, वो यहाँ से वो जाएगा ऐसे, और उसकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट यहाँ पे बनेगी। ओके, तो वो बनेगी कैसे, एक एक जो है पैरेलल गई तो ये फोकस से गई यहाँ पे, और एक जो है वो सीधे सीधे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी एक रे यहाँ से, जो कि सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो ये मिलेगी यहाँ पे जाके, तो ये इधर 2f1 है, ये f1 है, ये f2 है, और ये 2f2 है, ठीक है। तो ये 2f2 पे इमेज बनेगी यहाँ पे इसकी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसकी इमेज हो गई ये एट ट्वाइस द फोकस लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो इसमें बियॉन्ड द फोकल लेंथ ये हमारा गलत है, प्रिंसिपल एक्सिस ट्वाइस ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था यहाँ पे कॉर्निया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम एन इमेज ऑफ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। तो इसका सही ऑप्शन है कॉर्निया, साइलरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स नहीं होगा, मसल्स नहीं होगा, कॉर्निया नहीं होगा, इसका रेटिना होगा, ठीक है। तो रेटिना पे जो है इमेज बनती है, तो सही आंसर इसका रेटिना हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक रेफरेंस के लिए एक डायग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सोलेनॉइड का जो है सोलेनॉइड का डायग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो जा रही है, और ये सोलेनॉइड के अंदर से लूप कंप्लीट कर रही है। लेकिन ये जब सोलेनॉइड का जो अंदर का हिस्सा है, सिर्फ अगर उस पर फोकस करें, तो उस पर फोकस करेंगे तो इसमें जो है हमें एक ही डायग्राम सही नजर आएगा, वो है डायग्राम नंबर 1, ठीक है। इसमें कुछ लोग इसको भी सही मान सकते हैं, लेकिन ये सही तब होता अगर ये इसके साथ साथ इसके आसपास के रीजन का भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके अंदर की बात हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये करीब करीब कितने क्वेश्चन हो गए, दो तीन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं जो है वीडियो समाप्त करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।